जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस 6 इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस ऑन द 27th एंड 28th ऑफ अगस्त। सो फ्रेंड्स, अंत में जो क्वेश्चन वाली जो सीरीज थी वो भी हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। मे बी इन अदर 3 or 4 months वी विल रीस्टार्ट दिस कंसेप्ट ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तो वी विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। तो अभी सिर्फ हम आर्टिकल्स ही डिस्कस करेंगे, एंड में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। सो हम चलते हैं अपने पहले आर्टिकल के टुवर्ड्स। पहला आर्टिकल है जी कवरिंग द गैप्स इन द गेम ऑफ डेटा। ये हिंदू में आया था, कल आया था आर्टिकल जी ये। सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की अगर हम बात करें तो कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा होना बहुत जरूरी है। अभी हमने परसों एक आर्टिकल डिस्कस किया था कास्ट सेंसस के चलते, कि कास्ट सेंसस में हमारे पास कास्ट का डेटा होना बहुत जरूरी है, ताकि हम ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन सी वो जाति हैं जिनको हमने पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन अभी तक नहीं दिया। उसी तरह से कोई भी पॉलिसी हो किसी भी पॉलिसी को हमने डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है, तो जो टारगेट ऑडियंस है उसका डेटा होना हमारे पास बहुत जरूरी है, ठीक है। सो बिकॉज द गोल फॉर अ डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इज टू फर्दर इन्वेस्ट इन व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क, ताकि जो काम करता है, व्हाट वर्क्स, दैट कैन इंप्रूव द आउटकम ऑफ द सिटीजंस, ठीक है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ रिलायबल एंड वैलिडेटेड डेटा along with demonstrable impact is very important, राइट। अब डेटा कितना ऑथेंटिक है, कितना नहीं है, इस बात की जो वेरिफिकेशन है वो करनी बहुत जरूरी है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हमने कोई बेनिफिट, अगर हमने कोई फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, राइट, या अगर हमने फार्मर्स को कोई बेनिफिट देना है, तो जब तक हमारे पास वो इफेक्टिव डेटा नहीं होगा कि कौन सी वो फैमिलीज है जिनको फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, या अगर हमारे पास वो डेटा नहीं होगा कि कौन से वो फार्मर्स हैं जिन तक ये कैश बेनिफिट पहुंचना चाहिए, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कोई स्कीम है जो फार्मर्स तक नहीं पहुंच पा रही, तो अगर हमारे पास इफेक्टिव डेटा नहीं होगा टारगेट ऑडियंस का, तब तक वो स्कीम काम नहीं कर पाएगी। तो वो स्कीम का काम करने के लिए इफेक्टिव डेटा होना बहुत जरूरी है। अगर डेटा हमारे पास होगा एफिशिएंटली, तो हम पॉलिसी मेकिंग में और ऑल्टरेशंस कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज और बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोविड सम स्टेट्स वर नॉट टेस्टिंग इनफ which led to insufficient data on the number of COVID cases। तो अभी एग्जाम्पल, अब इसमें कोविड का भी मान के चलें तो अब एग्जैक्टली अब कितने कोविड केसेस थे जो पर डे आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, वो तो अब हम नहीं कह सकते हैं, जो मीडिया में, जो न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स आती थी। सो बिकॉज देवर ऑल्सो इंसिडेंट्स की जो स्टेट्स थी वो ज़्यादा एक्यूरेटली टेस्टिंग नहीं कर रहे थे। सो देयर वाज अ बिग गैप बिटवीन द सदर्न स्टेट्स एंड द नॉर्दर्न स्टेट्स। सो द पॉइंट इज दैट डेटा कलेक्शन, डेटा मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट बेटर पॉलिसीज कैन बी डिजाइंड way forward. So accurate collection, measurement and interpretation of data is critical for data-based decision making to be successful, right? Because this is a continuous exercise, this is an engaging exercise, right? तो जितना efficiently हम data capture कर पाएंगे अपने target audience का, उतना ही हम आगे जाके policies भी efficiently बना सकेंगे, right? So states collect enormous amounts of administrative data. State needs to ensure that the data is authentic and up to date. ठीक है। सो फॉर दैट स्टेट्स मस्ट इन्वेस्ट हेविली इन बोथ द ह्यूमन एंड द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, राइट। सो उसके अलावा अगर हम इशू सच एज मेंटल हेल्थ की बात करें, सो एक और यहां पे एग्जांपल दिया गया है दैट इशू सच एज मेंटल हेल्थ दैट कम्स विद इनॉर्मस सोशल स्टिग्मा इन इंडिया। सो हमारे पास अभी ये डेटा नहीं है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं हमारी कंट्री में जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, और ये आज के टाइम पे बहुत एक प्रोमिनेंट इशू है मेंटल हेल्थ का, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ बिग सोशल टैबू, अ बिग सोशल स्टिग्मा। सो वो अगर हमारे पास डेटा होगा कि कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोई मेंटल इलनेस है, तो हम उनके लिए बेटर पॉलिसीज डिजाइन कर पाएंगे, उनके लिए बेटर आउटकम्स आ पाएंगे। सो द होल पॉइंट इज फॉर एनी पॉलिसी टू बी इफेक्टिव, डेटा इज वेरी इंपेरेटिव। चलिए अगला आर्टिकल है जी द क्लीन अप क्रू वी नीड। ये आर्टिकल कल आया था द हिंदू में। किस कंटेक्स्ट में आया जी? ये कंटेक्स्ट है वल्चर्स के कंटेक्स्ट में। वल्चर्स जो जैसे कि आप जानते हैं स्कैवेंजर्स होते हैं। सो कंसर्न, वल्चर्स आर ऑफन मिसअंडरस्टूड एज अ सोर्स ऑफ डिजीज, राइट। उसके बाद सम कंसिडर वल्चर्स अगली, अनलवेबल एंड इवन अ बैड ओमन। सो आमतौर पे वल्चर्स जो हैं, स्कैवेंजर्स हैं, दे क्लीन आर एनवायरमेंट। जो डेड रॉटन एनिमल्स होते हैं उनको ये खाते हैं। अगर ये ना हो तो शायद वो जो डेड रॉटन एनिमल्स हैं दे विल बी डिकेइंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड दे विल फर्दर लीड टू सो मेनी डिजीजेस। तो ये कोई बैड ओमन नहीं है, वल्चर्स का होना कोई बैड ओमन नहीं है। सो ये लोगों का माइंडसेट गलत है कि दे आर बैड ओमन, अनलवेबल, अगली एंड एटसेट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। So India lost more than 95% of its vulture population through the 1990s and by the mid 2000s. So that is a big concern,
राइट, बिकॉज अगर वल्चर पॉपुलेशन की हमारी अगर कमी आएगी, अगर वल्चर पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन में चली जाएगी, तो हु विल ईट अप द डेड एंड डिकेड एनिमल्स? ये जो एनिमल्स हैं, जो डेड बॉडीज हैं, जो हम जो देखते हैं दैट यू नो दे आर लाइंग ऑन द रोड्स, सो हु विल एंड अप स्कैवेंजिंग देम? ओनली वल्चर्स कैन स्कैवेंज देम. So the main reason for the decline in vulture population is the use of the drug diclofenac. ठीक है, सो दिस इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग. ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अभी ये अलाउड है, बट कैटल कंजम्पशन के लिए इस पे बैन लगा दिया गया था 2006 में. सो डिक्लोफ्लेनेक इज टॉक्सिक टू वल्चर्स इवन इन स्मॉल डोजेस एंड कॉजेस किडनी फेलियर एंड डेथ. सो देखिए, अब जैसे हमने अभी मैंने बोला कि जो वल्चर्स हैं वो डेड कैटल को, डेड एनिमल्स को दे ईट दैट. ठीक है, सो अब जो कैटल है या जो डेड एनिमल्स है, अगर उनके अंदर डिक्लोफ्लेनेक की प्रेजेंस है, अगर उनको कैटल को अगर डिक्लोफ्लेनेक दिया हुआ है, बिकॉज दैट्स लाइक अ पेन किलर, सो ऑब्वियसली जब वल्चर्स इन एनिमल्स को खाएंगे, सो ऑब्वियसली वो जो डिक्लोफ्लेनेक की जो क्वांटिटी है वो उनकी बॉडी में भी जाएगी, एंड दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर देम, बिकॉज यू नो अगर वो स्मॉल डोजेस में भी उनकी बॉडी में जाए तो वल्चर्स की किडनी को डैमेज पहुंच सकता है, लीडिंग टू द डेथ ऑफ वल्चर्स. Quarrying and blasting of stone where vultures nest have also caused their decline. So another two activities जिसके कारण vultures की population decline में जा रही है. Benefits of vultures to ecosystem. Now they are important scavengers to our ecosystem as I discussed. उसके बाद they have with a strong sense of smell, vultures can detect the presence of dead animals from a very very great distance, from a very far distance. ठीक है, so generally vultures rely on other carnivores to open carcasses, यानी कि डेड बॉडीज इसको हम कहते हैं. सो vultures have a very highly acidic stomach which helps them to digest rotting carcass. Dead animals if left to rot for longer periods then this may expose humans to severe health hazards. So अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन का भी पूछा जाए कि क्या बेनिफिट्स हैं वल्चर्स के इकोसिस्टम के लिए, तो ये 7 पॉइंट्स आप क्रिस्पली मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, सो वल्चर्स अगर नहीं होंगे सो दैट विल बी अ वेरी बिग इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम. ठीक है, बिकॉज दे हेल्प इन क्लीनिंग आवर इकोसिस्टम बाय ईटिंग दीज डेड एनिमल्स, राइट, बिकॉज दे आर स्कैवेंजर्स. Way forward. Now India had banned diclofenac for veterinary use, not for human use in 2006. ठीक है जी, एक बात होगी. उसके बाद vulture restaurants का concept, this exists in some countries. This is also a way of preserving the population of vultures. ठीक है. Diclofenac free carcasses of cattle are dumped in designated areas where vultures gather to feed. So vulture restaurants में वो animals को, वो cattle को वहाँ पे जो dead cattle है, dead animals है, वहाँ पे रखा जाता है जो diclofenac free है, यानी कि जिनको diclofenac का इंजेक्शन या diclofenac की मेडिसिन नहीं दी गई हो, उनको वहाँ पे रखा जाता ताकि vultures उन पे फीड कर सकें, और इसी करके जो diclofenac की क्वांटिटी है, diclofenac जो अगर किसी cattle को नहीं दी गई है तो उनके बॉडी, vultures की बॉडी में भी नहीं आ पाएगी. ठीक है, so that is one way of preserving the population of vultures. उसके बाद a vulture care center was set up in Pinjore, which is in Haryana in 2001 to study the cause of deaths of vultures in India. ठीक है, so Jatayu Conservation Breeding Center in Pinjore is the world's largest facility with the state's Bir Shakargarh Wildlife Sanctuary. So this is an important fact for prelims. ठीक है जी, चलिए अगला आर्टिकल है जी, हैज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पोलराइज्ड इंडियन पॉलिटिक्स. सो जैसे कि आप जानते हैं यहां पे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज करते हैं इंडिया में. ठीक है, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम नहीं यूज करते हैं. वी यूज द एफपीटीपी सिस्टम. आई एम श्योर आपने एफपीटीपी के बारे में पढ़ा होगा पॉलिटी में. अब द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये आर्टिकल बाय द वे कल हिंदू में आया था, एंड दिस आर्टिकल वॉज बेसिकली एन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर राउंड बिटवीन सुहास पालचेकर एंड ई श्रीधरन. ठीक है, सो इसमें से जो रेलेवेंट कुछ पे को क्वेश्चंस लगे थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है क्वेश्चन आंसर राउंड में वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली द रेलेवेंट पोर्शन विल डिस्कस. तो एफपीटीपी इज आल्सो नोन एज अ सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम. ठीक है, यानी कि जिसकी वोट ज्यादा आती हैं, अगर 2 कैंडिडेट्स खड़े इलेक्शन में तो जिसकी ज्यादा वोट्स होंगी ही विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर. बेशक अगर उनका जो परसेंटेज की बात करें, सो फॉर एग्जांपल देयर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी, सो ए कैंडिडेट्स को 30% वोट मिली है और बी कैंडिडेट को 20% वोट्स मिली हैं. सो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम नहीं फॉलो किया जाएगा कि उसको 30% ऑफ द वोट शेयर मिलेगा या बी को 20% ऑफ द वोट शेयर मिलेगा. सो जो ज्यादा जिसके पास वोट्स हैं वो मैक्सिमम उसके पास वोट्स होंगी, वो ही बी द विनर. सो दैट इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. ठीक है,
उसके बाद इन दिस वोटिंग मेथड, सो यहां पे एक और बात आती है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को 6000 वोट मिली है और किसी को 6001 वोट मिली है, तो 6001 वोट वाला ही विनर होगा, 6000 वोट वाला विनर नहीं होगा, 6000 वोट वाले को कुछ नहीं मिलेगा, राइट। जो जिसकी एक वोट ज्यादा आ गई, 6001 वोट आ गई, ही विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर। तो यहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता, ठीक है। इन दिस वोटिंग मेथड द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड द विनर, ठीक है। दिस सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया इन डायरेक्ट इलेक्शंस टू लोक सभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, व्हाइल एफपीटीपी इज वेरी सिंपल, इट डज नॉट अलाउ फॉर अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव मैंडेट। अब देखिए 2014 में जो हमारी 16th लोकसभा थी उसमें बीजेपी को 31% वोट शेयर मिला था, कांग्रेस को 19% वोट शेयर मिला था। अब 31% वोट शेयर रिजल्टेड इन बीजेपी विनिंग 282 सीट्स और 19% वोट शेयर जो उनको कांग्रेस को मिला था दे गॉट 44 सीट्स, ठीक है। सो आमतौर पे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, सो मान लीजिए कि जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है वहां पे 500 सीट्स हैं, ठीक है, 500 सीट्स हैं वहां पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट, हमारे लोकसभा में 545 सीट होती हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगर 500 सीटें हैं, तो अगर मान लीजिए किसी पार्टी को 30% सीट्स मिली हैं, तो 30% ऑफ 500 उस पार्टी को सीट्स मिलेंगी। और उसी तरह से अगर किसी पार्टी को 19% वोट शेयर मिला है तो 19% ऑफ 500 सीट्स उनको पार्लियामेंट में मिलेंगी, ठीक है। बट यहां पे क्योंकि एफपीटीपी यूज किया जाता है तो इसके चलते जिसके पास ज्यादा वोट्स आती हैं नंबर के मामले में वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। उस तरह से हमने देखा कि 17 लोकसभा में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 31% से 37% पे गया, 37% वोट शेयर था, ठीक है। बट सीटें कितनी थी? 303 सीटें मिली थी बीजेपी को, ठीक है। सो इन अ ट्रू वे जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव मैंडेट रिप्रेजेंट करता है। जो एफपीटीपी है वो एक रिप्रेजेंटेटिव मैंडेट नहीं प्रेजेंट करता, बिकॉज अगर 30% या 37% विनिंग पार्टी को मिला है मींस कि 61 या 68% नहीं मिला उसको, ठीक है। सो यहां पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट मॉरिस डुवर्जर के व्यूज यहां पे कुछ आ जाते हैं। सो मॉरिस डुवर्जर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं दैट एफपीटीपी सिस्टम टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट अ टू पार्टी सिस्टम एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, ठीक है। इन इंडिया दिस ट्रांसलेटेड इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ टू पार्टी सिस्टम ऑफ द स्टेट लेवल व्हिच हैपेंड बिटवीन 1967 to 1989. सो कांग्रेस वाज द डोमिनेंट पार्टी, कांग्रेस वाज द मेन रूलिंग पार्टी अंटिल 1990s, बिकॉज 1990s के बाद 1991 के बाद कोलिशन एरा शुरू हो चुका था, ठीक है। Does the FPTP system leads to polarization? So यहां पे ये कहा गया that FPTP system cannot be blamed for polarization. Polarization is linked to the politicization of certain social cleavages, right? So FPTP system का कोई रोल नहीं है polarization में, वो अलग इशू है polarization का, उसका कोई इससे लेना देना नहीं है। Proportional representation system. So this refers to an electoral system in which the distribution of seats corresponds closely with the proportion of total votes cast for each party. ठीक है? So this is a more complicated but much representative system than the first past the post system. ठीक है? So फ्रांस में, इजराइल में PR system, proportional representation system यूज किया जाता है। So if a party gets 40% of the total votes, for example, a perfectly proportional system would allow it to get 40% of the seats. So जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 500 सीट्स हैं, ठीक है, जैसे चलो हमारे लोकसभा में 545 सीट है, बट हाइपोथेटिकली 500 सीट्स हैं, तो अगर किसी को 40% वोट मिला है तो 40% ऑफ 500, ठीक है, इतनी सीट्स इनको इनके लोअर हाउस में मिलेंगी, ठीक है। बट यहां पे 30%, 40% कैंट रिजल्ट इनटू 300 सीट्स, 400 सीट्स। सो इट माइट बी अ सिचुएशन कि मान लीजिए कि अब अगले इलेक्शन में बीजेपी को या कांग्रेस को, जो भी विनिंग पार्टी है, मान लीजिए उनको 30% वोट शेयर मिलता है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, बट अगर हम सीट्स की बात करें तो दैट कन्वर्ट्स इनटू 400 सीट्स आउट ऑफ 545 सीट्स। सो दैट इज व्हाई एफपीटीपी इज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। उसके बाद यहां पे लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है इस आर्टिकल में। सो द गवर्नमेंट नीड्स अ 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस सब्जेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द हाउस इन अटेंडेंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे कि आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू। सो बेसिकली ये इस कंटेक्स्ट में बात करेगी इस आर्टिकल में कि कोई भी पार्टी, देखिए अब ऑब्वियसली बीजेपी है, उसके पास बहुत एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, अच्छा नंबर है, उसके पास 303 सीटें हैं। इससे पहले हमने देखा है कि कांग्रेस के पास भी बहुत अच्छा नंबर था, अगर हम 1984 की बात करें, ठीक है। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन इवन कांग्रेस हैड 414 सीट्स इन द लोकसभा। सो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, देयर विल कम अ टाइम इन एवरी पॉलिटिकल पार्टीज करियर दैट उनके पास बहुत ज्यादा सीट्स
सीट्स होंगी, बट क्या वो डोमिनेट कर सकते हैं पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी को, इंडियन सोसाइटी को, कॉन्स्टिट्यूशन को? तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो कि ये होने से रोकते हैं, ठीक है। तो वो ये कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं विच गिव्स द लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए हर एक हाउस में, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन भी है, तो चाहे किसी की पार्टी के पास 500 सीटें भी क्यों ना हो, बट जुडिशियल रिव्यू विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। और उसके बाद फॉर सम आर्टिकल्स ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस इट हैज टू पास देम थ्रू हाफ द स्टेट असेंबली। सो दीज आर सर्टेन चेक्स एंड बैलेंसेस, नो मैटर न्यूमेरिकली कोई भी पार्टी बहुत ज्यादा मेजोरिटी भी इंजॉय करे, बट दीज चेक्स एंड बैलेंसेस विल इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स सुप्रीम एंड नॉट द पॉलिटिकल पार्टी। चलिए अगला आर्टिकल जी आज आया द इंडियन एक्सप्रेस में, ब्रिंग हर बैक टू द स्कूल। ये अमिताभ कांत और पीयूष प्रकाश ने आर्टिकल लिखा है जी। सो किस कंटेक्स्ट में? कंटेक्स्ट है मेक श्योर दैट द गर्ल्स डोंट ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, ठीक है। नाउ स्पेशली अब पैंडेमिक के चलते, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पिछले 1-1.5 साल से जब से स्कूलिंग बंद हुई है, जब से ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप आउट करा है स्कूल से। बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया है, ठीक है। और इसके चलते दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न फेसिंग सो मेनी किड्स, सो मेनी टीनेजर्स जो अभी एजुकेशन के फोल्ड पे वापस नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। नाउ द ग्लोबल एवरेज फॉर द प्राइवेट रेट ऑफ रिटर्न, नाउ द ग्लोबल एवरेज ऑफ गर्ल्स having education, going to schools. So for that, the rate of return with just one extra year of schooling is about 9%, right? Social returns of an extra year of school are even higher, so which is above 10%. The secondary and higher education levels as per a survey done by the World Bank. Now, for their own empowerment as well as for the society at large, we must bring more and more women within the ambit of higher education. विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर एक औरत एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी लिखाएगी, और एक फैमिली में अच्छी अवेयरनेस लेवल रहेगा, फैमिली पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन लेवल्स हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगे। तो इट इज वेरी इंपेरेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स टू बी एजुकेटेड। In India, before the pandemic, there was a welcome trend in the gradual increase. In India, before the pandemic, there was a welcome trend in the gradual increase in the gross enrollment ratio for women in higher education. So, from 19.8% in 2012-13 to 27.3% in 2019-20. So, ये before the pandemic की बात है। Pandemic के बाद जो obviously जो enrollment ratio है वो कम हो चुका है, ठीक है। Many of the girls they have dropped out from schooling. Now, reasons for girls dropping out. So obviously 4 main reasons हैं। पहली बात है they're engaged in domestic activities. So as per a survey, almost 32% of the girls are engaged in domestic activities. दूसरी बात है financial constraints हैं। Then they're not interested in education and or either they get married at a very early age. ठीक है। Now what is the government response to it? So number 1, the national scheme of incentives to girls for secondary education, and number 2, so there's a Pragati scholarship scheme for girls in technical education. This was launched by the Ministry of HRD in 2014 to provide encouragement and support to the girl child to pursue technical education. Chaliye, a way forward. Now, as an immediate step in every locality, a mohalla, school or community learning program should be started with appropriate COVID norms. So, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर अभी स्कूल्स अगर बंद हैं, स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, या अगर लड़कियों के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे, फीस नहीं दे पा रहे, तो एटलीस्ट अपने लोकल लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे कम्युनिटी लर्निंग प्रोग्राम शुरू कर देने चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो किसी ना किसी फॉर्म में एजुकेशन प्राप्त कर सके, मेंटेनिंग COVID appropriate behavior, maintaining social distancing, masking, etc. All that things done. Then, to predict likely dropouts, a gender atlas must be made, which should comprise the indicators that are mapped for the key reasons for school dropouts. And ये जो atlas है eventually ऐसे develop करनी चाहिए, ताकि जो reasons हैं, जो main कारण हैं जिसके कारण जो girls हैं जो नहीं school जा पा रही है, जो drop out कर रही हैं, वो कारण हमारे सामने आ सकें, right? Then every panchayat showing a consistent trend in girl child dropouts should have composite schools till higher secondary, which is from class 1 to class 12. तो funds effectively फिर mobilize करे जाने चाहिए for this activity, ताकि schools बन सकें class 1 से लेकर class 12 तक की provision हो हर एक village में, हर एक rural area में, ताकि जो girls हैं they can feel safe to go to the school. So the dropout ratio is not very high.
And then lastly, but very significantly, the behavioral instincts, right? Because obviously in a society, even in 2021, अभी भी लोगों के माइंडसेट में ऐसी वो थॉट है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, ठीक है, या लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना. तो ये माइंडसेट जो है ये चेंज करने की रिक्वायरमेंट है. सो दिस माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज. फॉर दैट, obviously it's not a very easy task since it's a behavioral change. So for that there would be involvement of many local level NGOs and other civil society organizations so that they can help achieve this objective. चलिए अगला आर्टिकल है जी कोहैबिटिंग विद कोविड. ये आर्टिकल के श्रीनाथ रेड्डी ने लिखा है, ये आज आया इंडियन एक्सप्रेस में. अब बेसिकली क्या बात है इसमें, कंटेक्स्ट है फाइंडिंग वेज टू लिव विद द वायरस. ठीक है, अब देखिए, अब कोरोना वायरस तो कहीं नहीं जाने वाला. कोरोना वायरस इज हेयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट. और ये जो हमारा ऑब्सेशन है कि कोरोना वायरस को एलिमिनेट कर दें, एक्सटिंक्ट हो जाए कोरोना वायरस, ये इट्स नॉट गोना हैपन वेरी इजीली. ठीक है, सो वी हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस, बिकॉज देखिए आफ्टर ऑल जो वायरस है वो क्या ढूंढ रहा है, वो एक होस्ट ढूंढ रहा है. सो हु इज द होस्ट? ह्यूमन बॉडी इज द होस्ट, राइट. सो वी हैव टू अडेप्ट. सो इट इज नॉट गोइंग टू वैनिश वेरी इजिली, चाहे जितनी मर्जी वैक्सीन्स आ जाएं, जितनी मर्जी दवाइयां आ जाएं, वील हैव टू लर्न टू लिव विद इट एंड अडेप्ट विद इट. तो माइक्रोब्स की बात यहां पे उन्होंने करी है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये. सो the two microbes that have been completely eradicated so far are smallpox in humans and rinderpest in cattle. तो अभी इसके अलावा पोलियो की बात करें तो पोलियो भी अभी तक इराडिकेट पूरी तरह से नहीं हुआ दुनिया में से. ठीक है, अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो की प्रॉब्लम अभी भी है. ठीक है, तो ऐसे कह देना कि कोरोना वायरस जो अभी 1 साल पहले 1.5 साल पहले नॉवल कोरोना वायरस जो आया है कि वो अभी एकदम से वैनिश हो जाएगा, सो दैट वुड बी वेरी नाइव फॉर अस टू से दैट. ठीक है, सो इस ऑब्सेशन से हमको दूर होना पड़ेगा. नाउ गेटिंग रिड ऑफ कोरोना वायरस कंप्लीटली इज एन अनरियलिस्टिक एम्बिशन, स्पेशली सिंस इट्स अ रेस्पिरेटरी वायरस दैट स्प्रेड्स फार एंड फास्ट. ओनली विनिंग स्ट्रैटेजी इज वैक्सीनेशन एंड masking. How can humans exert pressure on the virus, right? So पहले तो हमको ये जो mindset है that we have to wage a war, इसको हटाना पड़ेगा. ठीक है, because ये वायरस कहीं नहीं जाने वाला. We'll have to learn to live with this virus. ठीक है, microbes will evolve. अब कितने सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, कितने सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं. अब कल को डेल्टा वेरिएंट भी इवॉल्व करे, कोई और वेरिएंट आए तो हम क्या करते रहेंगे. वी कांट थिंक ऑफ स्ट्रैटेजी टू कि कैसे हम इसको इराडिकेट करें. इराडिकेशन तो भी नहीं होने वाली है. ठीक है, तो ये तो इवॉल्व करता रहेगा. हमको अपने आप को इवॉल्व करना है, हमने अपने आप की जो अडेप्टेबिलिटी है वो बढ़ानी है. ठीक है, सो we can exert evolutionary pressure on the virus by creating barriers for its easy transmission and prevent a prolonged stay in infected humans. ठीक है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? How can we create a barrier for the virus? तो कहीं नहीं जाने वाला, चाहे वो म्यूटेट करे, उसके और तरह के फॉर्म्स हैं, डेल्टा, डेल्टा प्लस, whatever forms it comes. ठीक है, बट हम इसको कैसे रोक सकते हैं? By using mask and moving in a well ventilated areas and avoiding crowds. Simple. ठीक है, not a very complicated thing. Why will the virus become less virulent over time? Because it cannot afford to wipe out our species, because उसको वायरस को तो खुद कोई ना कोई होस्ट चाहिए जिसके अंदर वो रह सके. तो वो होस्ट कौन है? वो ह्यूमन बॉडी है. ठीक है, तो ऐसा वायरस नहीं चाहता कि पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को एक्सटेंड कर दे, कि पूरी की पूरी ह्यूमन रेस तबाह हो जाए. ठीक है, सो वो तो अगर ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो वायरस किसके अंदर रिजाइड करेगा. ठीक है, नाउ SARS-CoV-2 वायरस इज किलिंग दोज वेयर द वायरस इज मैल अडेप्टेड टू द होस्ट, यानी कि वो लोग जिनकी अडेप्टेबिलिटी नहीं है टू होस्ट द वायरस, उन लोगों को इसका ज्यादा खतरा है. सो वी हैव टू इंक्रीज आवर अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स द वायरस. Now way forward. Eradication of the virus is also a difficult goal to reach when there are alternate hosts. तो dogs, cats, cows, अगर हम कहें कि जी ह्यूमन बॉडी में अगर इराडिकेट करते तो फिर ये एनिमल्स में आ जाएगा, तो एनिमल से फिर इवेंचुअली ह्यूमंस को भी ट्रांसमिट हो ही जाएगा. फिर तो अगर हम कल को हाइपोथेटिकली कह दें कि कोरोना वायरस ह्यूमन से इराडिकेट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वायरस को तो होस्ट चाहिए, तो वो किसी और को पकड़ लेगा. ठीक है, एंड इवेंचुअली देन इट विल अगेन कम बैक हॉन्टिंग अस. We must free ourselves from the obsession with zero COVID and changing in behavior of anti-mask. So we need to have a change in behavior that कि जैसे लोगों के अंदर अगर ये धारणा है कि मास्क नहीं पहनना या वैक्सीन नहीं लगवानी, तो इस तरह के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज की रिक्वायरमेंट है. सो वी नीड टू encourage people to wear masks, to vaccinate themselves and to avoid going to crowded places.
चलिए अगला आर्टिकल है जी एसेट मोनेटाइजेशन एग्जीक्यूशन इज द की। तो जैसे कि आप जानते हैं एसेट इसके बारे काफी आजकल ही चर्चा में है। जो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन की पॉलिसी अभी रिसेंटली लॉन्च करी गई थी, ठीक है। सो फटाफट इसके बारे में हम जानते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या चीज है। सो गवर्नमेंट होप्स टू अर्न 6 लाख करोड़ इन रेवेन्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर ओवर अ 4 ईयर पीरियड, ठीक है। सो इसमें इसके चलते ज्यादातर जो फोकस किया गया वो किस पे फोकस किया गया, रोड्स पे, कोल माइंस पे, ठीक है, रोड्स, रेलवेज एंड पावर पे। उसके अलावा एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टेलीकॉम, स्टेडियम्स, ये भी हैं असेट्स गवर्नमेंट के, जो कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं असेट्स को, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पीरियड द असेट्स रिटर्न टू द गवर्नमेंट, बिकॉज यहां पे अनलाइक इन प्राइवेटाइजेशन नो सेल ऑफ गवर्नमेंट असेट्स इज इन्वॉल्व, ठीक है। मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स में फर्क है, ठीक है। तो यहां पे जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं जाएगी, ठीक है। सो बाय मोनेटाइजिंग एसेट्स इट हैज ऑलरेडी बिल्ड, द गवर्नमेंट कैन अर्न रेवेन्यूज टू बिल्ड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहां पे दो तरह के एसेट्स की बात आती है, अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स और वेल यूटिलाइज्ड एसेट्स, ठीक है। तो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स की अगर हम बात करें, सो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स वही हैं जो कि बनाए तो सरकार नहीं है, ठीक है। कोई स्टेडियम हो सकता है, कोई एयरपोर्ट हो सकता है, लेकिन वहां से अभी तक सरकार को इतना फाइनेंस नहीं मिला, इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाया। तो कैसे वो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो मे बी कोई प्राइवेट प्लेयर है वो उसमें उसको बाय करे एयरपोर्ट को, या मे बी किसी स्टेडियम को फॉर लेट्स से 20 ईयर्स 25 ईयर्स, और किसी ना किसी तरीके से वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन हो सके, क्योंकि वो अंडर यूटिलाइज असेट तो था वो, बट अंडर यूटिलाइज था, तो उसको और उसकी जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी वो और बढ़ाई जा सकती है। जो प्राइवेट प्लेयर होगा वो कोई इनोवेटिव तरीके से उसमें कोई और तरीके से ही और शी विल ट्राई दैट, वहां से कैसे हम ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएं, कोई स्टेडियम से, कोई एयरपोर्ट से, ठीक है। सो बाय मेकिंग नेसेसरी इन्वेस्टमेंट इन एन अंडर यूटिलाइज्ड एसेट, एयरपोर्ट, स्टेडियम, द प्राइवेट प्लेयर कैन रीप द बेनिफिट्स। तो प्राइवेट प्लेयर को भी इसका बेनिफिट होगा, बिकॉज इससे एक हायर लेवल ऑफ कैश जनरेट होगा, सरकार को भी फायदा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली सरकार को भी पैसा आएगा इस चीज से, बिकॉज वो अग्रीमेंट साइन होगा सरकार और प्राइवेट प्लेयर के बीच में कि भाई इतना जो स्टेक होगा वो हमारा होगा, बाकी आपका होगा, क्योंकि ओनरशिप तो स्टेडियम की या एयरपोर्ट की अभी भी सरकार के पास ही होगी, ठीक है। नाउ डिफरेंस इन द कैश फ्लोज अंडर गवर्नमेंट एंड दोज अंडर द प्राइवेट मैनेजमेंट इज अ मेजर ऑफ इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट्स, राइट। सो अगर एक स्टेडियम या एक एयरपोर्ट जो पहले कुछ भी नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं दे रहा था सरकार को, आज अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट प्लेयर ने उसमें इन्वेस्ट किया या उसको बाय किया या कुछ स्टेक उसमें लिया, और आज वहां पे उसको 1000 करोड़ या 2000 करोड़ का रेवेन्यू साल का मिलना शुरू हो गया, तो कुछ तो बेटर है। पहले तो वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, तो इससे सरकार को भी फायदा होगा और असेट की यूटिलाइजेशन और बेहतर हो पाएगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट गेट्स अ फेयर वैल्यू फॉर इट्स एसेट्स, द प्राइवेट प्लेयर गेट्स इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब प्राइवेट प्लेयर को भी होगा भी मैंने जितना पैसा लगाया मेरे को उसका कुछ रिटर्न मिला। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 1000 करोड़ लगाया तो मेरे को 500 करोड़ मिला। उसने अगर 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी किसी स्टेडियम के ऊपर या किसी एयरपोर्ट के ऊपर, राइट, सो उसको मे बी 5000 करोड़ का प्रॉफिट मिला उसके ऊपर, राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे प्राइवेट प्लेयर ने अपना प्रॉफिट भी देखना है। Now, monetizing underutilized asset has much to commend as compared to a well-utilized asset. जो asset already well-utilized है, let's say, अब ये अगले स्लाइड में इसी की बात करते हैं। So let's say कोई हाईवे है, ठीक है, वो ऑलरेडी well-utilized है, यानी कि वहां पे अच्छा खासा ट्रैफिक फ्लो चल रहा है, वहां पे अच्छा खासा टोल मिल रहा है, गुड अमाउंट ऑफ टोल इज बीइंग जनरेटेड ओवर देयर। सो ऑब्वियसली वहां पे यूटिलाइजेशन कैपेसिटी इतनी नहीं हो पाएगी। सो वहां पे इंसेंटिव एक प्राइवेट प्लेयर को टेक्निकली इतना नहीं मिलेगा जितना एक अंडर यूटिलाइज्ड एसेट में इन्वेस्ट करने को मिलेगा, बिकॉज अंडर यूटिलाइज्ड एसेट में जो कैपेसिटी है रेवेन्यू जनरेट करने की वो ज्यादा होगी, ठीक है। सो वेल यूटिलाइज्ड एसेट्स की बात करें तो प्राइवेट प्लेयर विल हैव लिटिल इंसेंटिव टू इन्वेस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी, बिकॉज ऑलरेडी वहां पे एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, ऑलरेडी वहां पे अच्छा खासा रेवेन्यू पहले से सरकार को आ रहा होगा, ठीक है, जैसे हमने एक हाईवे के एग्जाम्पल की बात करी, ठीक है। सो हाउएवर पैराडॉक्सिकली डिस्पाइट दिस फैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स विल स्टिल प्रेफर इन्वेस्टिंग इन अ वेल यूटिलाइज्ड एसेट, ठीक है, बिकॉज एक बात की अब यहां पे पैराडॉक्सिकली यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन यहां पे आ रहा है कि वेल यूटिलाइज्ड एसेट में इस करके इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो, बिकॉज वहां पे उनको ये पता है कि वो एटलीस्ट स्टेबल तो है, कि वहां पे एटलीस्ट रेवेन्यू तो आ रहा है वहां से। अंडर यूटिलाइज्ड एसेट में फिर जो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट है वहां पे फिर एक रिस्क फैक्टर आ जाता है कि वहां पे रेवेन्यू जनरेट होगा कि नहीं होगा, इतने टाइम से वो स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, इतने टाइम से वो एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है, पता नहीं वहां पे ट्रैफिक आएगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक प्राइवेट प्लेयर के लिए, बिकॉज देखिए उसने लोन उठाना है, तो एक प्राइवेट प्लेयर के लिए लोन उठाना, एक प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए लोन उठाना एक बहुत बड़ी बात है, उसको लोन फिर वापस भी करना है, ठीक है। सरकार के लिए लोन उठाना, सरकार के लिए पैसे रेस करना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज
since government is sovereign, government always has the ability to pay back, but a private player will have to see his pocket. तो उसको एक सेफ बेट लगेगा वेल यूटिलाइज्ड असेट में इन्वेस्ट करना. अंडर यूटिलाइज्ड असेट नो डाउट ज्यादा रेवेन्यू देगा, बिकॉज उसकी जो कैपेसिटी है वो अभी तक इतनी पूरी तरह से पूरी टैप नहीं करी गई है, जो करी जा सकती है. लेकिन अंडर यूटिलाइज्ड असेट में एक रिस्क फैक्टर आ जाता है जो कि एक वेल यूटिलाइज्ड असेट में नहीं होगा. तो एक प्राइवेट प्लेयर जो होगा वो प्रेफर करेगा एक वेल यूटिलाइज्ड असेट में इन्वेस्ट करना, ताकि उसको होगा कि एटलीस्ट यहां से एक स्टेबल कैश फ्लो तो कम से कम आएगा. ठीक है. So at the end of the day, the cost of capital is also to be seen by a private enterprise. It is much expensive for an entrepreneur to raise capital than the government. So जैसे मैंने बोला कि government is sovereign. So if government is raising capital through debt, so government can never default. So way forward. So we are better off. So इसमें suggestion दिया गया that we are better off monetizing underutilized assets than the assets that are well utilized. Right? To ensure proper execution, there is a case for independent monitoring of the process. So यहाँ पे suggestion दिया गया that government may set up an asset monetization monitoring authority staffed by competent professionals. ठीक है. तो ये बॉडी बनाने का suggestion यहाँ पे दिया गया है कि ये पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, मतलब एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन पेपर, बट इसको एग्जीक्यूशन, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वहां पे मेन मैटर, वहां पे तब कंटेस्टिंग इशू तब आता है कि कितना एफिशिएंटली वो एग्जीक्यूट की जा सकती है पॉलिसी. ठीक है. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस. हम मिलते हैं जी फिर ट्यूसडे को और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ. आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. जय हिंद. टेक केयर.